चलो, तो यहाँ रूट प्रेशर यहाँ पर लग रहा है ना, हमने क्या बात किया रूट प्रेशर के बारे में। तो यहाँ पर जब सेल्स है, हर रूट हेयर के पास सेल्स है। अब रूट हेयर जो पास जो सेल्स है वो सेल्स देखेंगे दूसरे सेल्स को, वो सेल्स देखेंगे दूसरे सेल्स को, उसके पास देखेगा तो पता चलेगा उसके पास वाटर क्या है, कम है, तो ऑटोमेटिक ऑस्मोसिस हो जाएगा। फिर देखेगा अगले वाले सेल्स के पास, क्या उसके पास वाटर कम है, तो ऑस्मोसिस हो जाएगा। फिर देखेगा अगले वाले सेल्स के पास, उसके पास वाटर कम है, और इसी तरह से आगे सेल्स के पास ट्रांसफर होते जाएंगे, आगे धीरे धीरे डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफर होते जाएंगे। पर एक इसका लिमिटेशन है, एक इसका लिमिटेशन है, रूट से यहाँ पर आराम से थोड़ा बहुत पहुंच जाता है, रूट से ऊपर तक थोड़ा बहुत पहुंच जाता है, यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक रीच कर जाता है, पर इसके आगे रूट प्रेशर काम नहीं आता, इसके आगे रूट प्रेशर काम नहीं आता, क्योंकि ग्रेविटी इतना फोर्स लगाकर नीचे खींच रहा है कि रूट प्रेशर उसका उस पर काम नहीं कर रहा। तो आखिर ऐसे कैसे आखिर ऊपर तक पहुंचेगा, तो ये ये कैसे पहुंचता है, ये पहुंचता है ट्रांसपिरेशनल पुल के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रांसपिरेशनल पुल। अब पहले रूट प्रेशर को समझ लेते हैं अच्छे से, है ना, इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया गया है। रूट प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट जाइलम। कहां पर डेवलप होता है, रूट जाइलम में डेवलप होता है, ड्यू टू ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट सेल्स। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, इस टाइप का एब्जॉर्प्शन जो जिस प्रोसेस में ऑस्मोसिस इन्वॉल्व है। हमने देखा यहाँ पर सेल्स जहां पर ट्रांसफर कर रहे थे वाटर को, वो किस प्रोसेस के द्वारा कर रहे थे, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, यानी कि ये एब्जॉर्ब कर रहे थे ड्यू टू ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का बाय रूट सेल्स, विच हेल्प्स इन पुशिंग वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम ऑफ द प्लांट, जो कि मदद करेगा कि किसमें मदद करेगा, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करेगा। क्योंकि मान लो ऊपर वाले सेल्स में इस तरह के हमने बना लिए, हमने यहाँ पर जाइलम बना लिया, तो यहाँ पर मान लो यहाँ के टिश्यूज में, यहाँ के सेल्स में वाटर है, ऊपर के सेल्स में हमें वाटर पहुंचाना है। तो यहाँ पर देखेगा कि लो कंसंट्रेशन है, क्या देखेगा, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हाई है, तो इसको ट्रांसफर कर देगा। फिर यहाँ देखेगा यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है, तो इस तरह से कुछ ऊपर तक यहाँ पर पहुंच जाएगा, और जाइलम में इसी तरह से मूवमेंट हो रहा होता है। तो यहाँ पर वही चीज बोला है कि रूट प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट जाइलम। कहाँ डेवलप होता है, रूट जाइलम में डेवलप होता है, ड्यू टू ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कौन से एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट सेल्स, व्हिच हेल्प्स इन पुशिंग वाटर अपवर्ड्स, जो कि किसमें मदद करता है, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में मदद करता है थ्रू द जाइलम ऑफ द प्लांट। ये डेफिनेशन होगा। और अगला हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं और में, व्हेन वाटर एंटर्स इनटू रूट सेल्स, जब वाटर कहां पर एंटर करता है, रूट सेल में एंटर करता है। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस प्रेशर इज जनरेटेड इन द रूट्स। ऑस्मोसिस के वजह से कहाँ प्रेशर जनरेट हो जाता है, रूट्स के अंदर जनरेट हो जाता है, और जब जनरेट हो जाता है विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द वाटर एंड अदर आयंस फ्रॉम द सॉइल, जो कि हेल्प करता है कि किसमें करने में, है ना, सॉइल में ट्रांसपोर्ट होने में मदद करता है, सॉइल इन द अपवर्ड डायरेक्शन में मदद करता है इनटू द जाइलम। दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर। यही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या कहलाता है, रूट प्रेशर। यानी कि हमको रूट प्रेशर के बारे में एक और चीज पता चला कि इसको हम एक और बोल सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। हाइड्रोस्टेटिक मतलब पानी से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं और रूट प्रेशर भी बोल सकते हैं। क्या यहाँ पर बात क्लियर है? तो इस वाले जो डेफिनेशन को है, इस डेफिनेशन को जल्दी से नोट कर लो, इस वाले डेफिनेशन को नोट कर लो। हो गया नोट? अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं, रूट प्रेशर हमने समझ लिया, सिंपल सी बात है, रूट प्रेशर हमने समझ लिया। कैसे रूट प्रेशर होता है, सेल्स में ऑस्मोसिस होगा और धीरे धीरे वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता जाएगा। क्या बात क्लियर है क्लियर? ठीक है। अब आते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसपिरेशन के बारे में। जब हम ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें देखो एक ऐसा चीज होता है जब वाटर वेपर बन जाता है और वेपर बनने के बाद वाटर ऊपर आता है। हम बोले कि वाटर वेपर बन गया और फिर वाटर ऊपर आ रहा है, ये चीज कैसे हो रहा है? अब देखो ये चीज होगा कैसे, एक हम डायग्राम बनाते हैं, जिसमें यहां पर बहुत सारा वाटर है ना, बहुत सारा वाटर है।
अब तुमको ये बात पता है, जब वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है तो वो ज्यादा वॉल्यूम लेता है। क्या बात क्लियर है? अगर हम इतना वाटर, हमने थोड़ा सा वाटर को क्या किया, वेपोराइज्ड किया, हमने इतना वाटर वेपोराइज्ड किया, तो क्या वेपर के फॉर्म में भी क्या इतना ही स्पेस लेगा? नहीं, उससे ज्यादा स्पेस लेगा। क्या होगा? उससे ज्यादा स्पेस लेगा। इतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स है पर वो लिक्विड फॉर्म में है। जब हम उसको वेपराइज्ड करेंगे तो अगली बार जो स्पेस लेगा वो कितना लेगा? उससे ज्यादा स्पेस लेगा, अगली बार ज्यादा स्पेस लेगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? यानी कि अगर बात करें, अगर यहां से स्पेस ज्यादा ले रहा है, स्पेस ज्यादा ले रहा है तो ऊपर की ओर भागेगा। क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर की ओर भागेगा। यहां पर क्या हुआ? धीरे धीरे वाटर वेपर बन गया। क्या बन गया? वाटर वेपर बन गया। वाटर वेपर बनने के बाद ये बाहर निकलता है। क्या कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही जहां से ये वाटर वेपर बाहर निकला है उस जगह पर स्पेस खाली हो गया। क्या उस जगह पर स्पेस खाली हो गया? उस जगह पर स्पेस खाली हो गया। जब वहां पर स्पेस खाली हो गया तो यहां पर सोच के देखो, इस स्पेस को कोई ना कोई भरने आएगा। हमने क्या देखा कि यहां पर स्पेस खाली हो गया। क्या हुआ? स्पेस खाली हो गया। वाटर क्या बन गया? वाटर वेपर बन गया। क्या बन गया? वाटर वेपर बन गया। और इस जगह पर स्पेस क्या हो गया? खाली हो गया। यहां पर स्पेस हो गया। अब इस स्पेस में क्या होगा? कोई ना कोई तो भरने के लिए आएगा। यहां पर क्रिएट हो गया लो प्रेशर। क्या क्रिएट हो गया? लो प्रेशर। जब हम कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर नोटिस करते हैं, कोई डक्ट टाइप का या फिर कोई वेसल टाइप का, यहाँ पर हम देखते हैं वाटर भर के देखते हैं। जब ऊपर का लेयर वाटर इवेपोरेट होता है तो उस जगह का स्पेस खाली हो जाएगा। वाटर तो बाहर निकल गया, वाटर इवेपोरेट होकर बाहर निकल गया और इस जगह पर स्पेस क्या हो गया? खाली हो गया। तो यहाँ पर जब स्पेस क्रिएट हो गया तो लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? लो प्रेशर। अब क्या होता है? बाहर का यहाँ पर रास्ता बंद है ना, ये वाटर वेपर निकला पर बाहर से जल्दी कोई अंदर आ नहीं रहा है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया। उसको भरने के लिए कोई ना कोई तो आ गया। चूंकि यहाँ पर वाटर पूरा मौजूद है तो यहाँ वाटर का क्या है? हाई प्रेशर। क्या है? हाई प्रेशर। वाटर का क्या है? हाई प्रेशर। तो ये वाटर क्या करेगा? यहाँ लो प्रेशर को भरने के लिए ऊपर की ओर मूव करेगा, है ना, अपने आप ही ऊपर की ओर मूव करेगा। और ये इतना प्रेशर से मूव करेगा कि इसको ग्रेविटी नीचे खींच नहीं पाएगा। ये ग्रेविटी जितना खींच रहा है उससे ज्यादा फोर्स लगाकर क्या होगा? ऊपर की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आगे मूव करेगा और वाटर जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर वाटर वेपर बनेगा, फिर वाटर वेपर बनेगा, उसके बाद फिर ये ऊपर आएगा, फिर वाटर वेपर बनेगा, फिर ऊपर आएगा। ठीक है, और इसी तरह से धीरे धीरे वाटर का मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जाता रहेगा। धीरे धीरे वाटर का मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जाता रहेगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अरे बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जा रहा है। अब दिमाग में एक और सवाल आएगा कि चलो यहाँ पर एक बात हमने डिस्कस कर लिया कि वाटर तो ऊपर चला गया, वाटर वेपर बनकर ऊपर चला गया। अब यहाँ पर ठीक है, वाटर ऊपर चला गया, फिर वाटर ऊपर आया। इस तरह से हमको फायदा क्या हुआ? इधर से वाटर ऊपर पहुंच रहा है पर वाटर तो क्या बन जा रहा है? वेपर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? वेपर बन जा रहा है। अब यहीं पर बात आता है, यहाँ पर स्पेस वाला बात आता है। क्या बात आता है? स्पेस वाला बात होता है। जब हमने वेपर फॉर्म में वाटर को उड़ाया तो वो ज्यादा स्पेस लेकर उड़ा होगा। जब वाटर वेपर यहाँ पर फॉर्म में उड़ा तो ये क्या हुआ? ज्यादा स्पेस लेकर उड़ा होगा। जब ये ज्यादा स्पेस लेकर उड़ा, वाटर वेपर बना, जब ज्यादा स्पेस लेकर वाटर वेपर बना तो क्या हुआ? फिर वो जिस जगह पर ज्यादा स्पेस बनाया उस पर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आए होंगे। ये यहाँ पर हमने जस्ट एग्जांपल लिया कि इसमें 5 ml क्या हुआ? 5 ml वाटर वेपर बना। कितना बना? 5 ml वाटर वेपर बना। पर ये स्पेस ले लिया 100 ml का। कितना स्पेस ले लिया? 100 ml का। तो अगली बार जो वाटर मूव होगा ऊपर की ओर वो कितना ml मूव होगा? 100 ml मूव होगा। कितना होगा? यानी कि वाटर का लॉस हुआ 5 ml और 100 ml ऊपर की ओर आ गया। 100 ml ऊपर की ओर आ गया, यानी कि यहाँ पर लॉस होता है कम और ऊपर की ओर कितना पहुंचेगा? उससे ज्यादा पहुंचेगा। जितना उससे लॉस किया उससे ज्यादा वो ट्रांसपोर्ट करके ऊपर पहुंचा देता है। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है और इस तरह से लगातार वो ट्रांसपिरेशन जब भी करेगा तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन जब भी करेगा तो वाटर ऊपर की ओर मूव करते रहेगा और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब ये बात तो पता है बिल्कुल भी, वाटर वेपर कहाँ से होगा? स्टोमाटा वाले पार्ट से। कहाँ से होगा? स्टोमाटा वाले पार्ट में। लीफ में प्रेजेंट होते हैं क्या?
स्टोमाटा। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमाटा। स्टोमाटा का पोर खुलेगा, उसमें जो भी वाटर कंटेंट है क्या होगा? इवेपोरेट होगा। क्या होगा? इवेपोरेट होगा। जब इवेपोरेट होना शुरू करेगा तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। उस लो प्रेशर को भरने के लिए नीचे से क्या आ रहा होगा? हाई प्रेशर वाला वाटर आ रहा होगा, उसको आकर भरेगा। भरेगा तो क्या हो जाएगा कि जितना वो ट्रांसपिरेशन किया उससे कई ज्यादा वाटर वो ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया। और इस तरह से क्या करते रहता है, जब भी ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर का मूवमेंट ऊपर की ओर हो जाता है और इस तरह से ये प्रॉफिट में रहता है। थोड़ा सा लॉस किया उसकी वजह से हमको ज्यादा वाटर मिल गया, तो ये लॉस ये बार बार करेगा, करना चाहेगा, है ना। 5 रुपए हमको इन्वेस्ट करने पर, कहीं पे रखने पर हमको 100 रुपए मिल रहे हैं, तो हम हर बार 5 रुपए रखेंगे? क्या ऐसा है? हमको कहीं पर 5 रुपए हम किसी को दे रहे हैं तो हमको बार बार 100 रुपए दे रहा है, तो हम बार बार उसको 5 रुपए देंगे? क्या ऐसा करेंगे हम? वही काम यहाँ पर कर रहा है कि ट्रांसपिरेशन करने पर जितना यहाँ पर लॉस कर रहा है उससे कई ज्यादा वाटर इसको मिल जा रहा है। तो इसीलिए जब भी ट्रांसपिरेशन करता है बहुत सारे वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो दो तरीका मेनली होता है, हमने देखा कि दो तरीका मेनली देखा कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। एक तो पहला रूट प्रेशर, जो हर जगह काम नहीं आता, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट अच्छे से काम नहीं कर सकता है। अब दूसरा देखा हमने ट्रांसपिरेशनल पोल, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं सक्शन पोल। क्या नाम देते हैं इसको? एक और नाम देते हैं सक्शन पोल। सक्शन मतलब क्या होता है? खींचना। सक्शन मतलब खींचना। अब जैसे वही वाला बात है, नारियल पानी पी रहे हैं, उसमें स्ट्रॉ डाले और उसको खींच रहे हैं, खींच खींच के नारियल पानी पी रहे हैं। नारियल पानी तो नीचे है, आ रहा है ऊपर, ग्रेविटी खींच रहा है, लेकिन खींच पा रहा है ग्रेविटी? नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर हम लगा रहे हैं। तो यही होता है सक्शन पुल, खींचने वाला पुल। तो एक बात देखो, यहाँ एक तरह से एक सक्शन वाला काम ही हो रहा है। वाटर वेपर ऊपर गया, नीचे से पानी ऊपर आया, है ना, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, ये वाला कहानी हो गया। तो यहाँ पर क्या बात क्लियर है कि वाटर वेपर गया ऊपर, वाटर वेपर जब ऊपर गया तो वाटर क्या हुआ? ऊपर की ओर आया, और इस तरह से यहाँ पर वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ट्रांसपिरेशन अच्छे से समझ में आ गया? अब जल्दी से यहाँ पर नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। नहीं, तुम लोग का फोटो नहीं। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ क्लियर है, हम समझ गए ट्रांसपिरेशन। हाँ, अब ये ट्रांसपिरेशन के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान से। ट्रांसपिरेशनल इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। प्लांट क्या करता है? वाटर को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। प्लांट क्या करता है? प्लांट वाटर को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जो कि हमने अभी देखा। फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसने बोला है एरियल। एरियल मतलब ऊपर, ऊपर के पार्ट्स में से, नीचे के पार्ट्स में से नहीं कर रहा है, क्योंकि लीफ कहाँ है? ऊपर के पार्ट्स में से। किधर है लीफ? ऊपर के पार्ट्स में से। और लीफ किधर है? ऊपर के पार्ट्स में से। तो वहीं से क्या कर रहा है? यहाँ ट्रांसपिरेशन कर पा रहा है। तो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मेनली थ्रू स्टोमाटा। मेनली किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू ही कर रहा है। मेनली किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू ही कर रहा है। एंड it helps in the upward movement of water and cooling of the plant। ये upward movement of water में भी मदद करता है और साथ ही cooling of the plant में भी मदद करता है। अच्छा, इसका मतलब कौन समझाएगा यहाँ cooling of the plant? चलो हम ही समझा देते हैं। कूलिंग मतलब है क्या, यहाँ पर कैसे कूलिंग कर रहा है। तो देखो, जब भी कहीं से वाटर इवेपोरेट होगा तो एक बात समझो कि वाटर जब इवेपोरेट हुआ तो हमने तो उसको बॉयल नहीं किया। पहले कभी पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जब भी वाटर जो है इवेपोरेट होता है, एक होता है वेपराइजेशन, एक होता है इवेपोरेशन। तो यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन मतलब विदाउट बॉइलिंग पॉइंट को रीच किए हुए वाटर जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ कैसे कन्वर्ट होगा? तो आसपास सराउंडिंग से लेता है काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। यानी कि जहां से वाटर ये ऊपर उड़ रहा है, यहां से वाटर यहाँ पर इवेपोरेट हो रहा है, तो जहां से ये इवेपोरेट हुआ उस जगह को क्या कर देगा? कूल कर देगा। क्या कर देगा? कूल कर देगा। जहां से वाटर जो है इवेपोरेट हुआ उस जगह को क्या कर देगा? ये
कूल कर देगा। तो हमेशा ये बात याद रखना, जहां से भी कहीं से भी वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो वो उस जगह को कूल कर देगा। अगर हम जमीन पे यहाँ पर अगर फ्लोर पे पानी भी यहाँ पर डाल रहे हैं और पानी जो है वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो वो फ्लोर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वो एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करके हीट होता है, ऊपर उड़ता है, ट्रांसपिरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है। हाँ, लिप्स कूल डाउन हो जाएगा, स्टोमाटा कूल डाउन होगा, स्टोमाटा के आसपास भी कूल डाउन होगा, है ना, जगह जगह पर कूल डाउन होगा। जहां जहां उसको जरूरत है वहां वहां कूल डाउन हो जाएगा। ऊपर वाले सरफेस पे ज्यादा कूल डाउन नहीं होता है क्योंकि उसको जरूरत भी नहीं है, वो सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर रहता है। ऊपर वाले लीफ के ऊपर वाले सरफेस पर सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? इसको जल्दी से नोट कर लो, इसको जल्दी से नोट कर लो। यहां तक हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, है ना। जो जो चीज समझा उसमें वही चीज आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर बोला है ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन किस में मदद करता है ना, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है पहली बात। दूसरी मदद करता है ट्रांसफर ऑफ वाटर इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम अपवर्ड, है ना, टू अपवर्ड। यानी कि एब्जॉर्प्शन में मदद करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि मिनरल किस में डिसॉल्व है, वाटर में ही तो डिसॉल्व है, फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, रूट से लेकर लीव्स में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अब वाटर और मिनरल्स लीव्स में क्यों ट्रांसफर करता है पता है, ताकि आगे जाकर फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिल सके। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है तो उसमें मेन मटेरियल क्या है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा वाटर है। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करना लीफ तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्या करता है, यहाँ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। यहां तक बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट आता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ये दूसरा काम करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब होता है कि टेम्परेचर जब बढ़ जाए तो उसको कम करने की कोशिश करना, है ना। जैसे टेम्परेचर हाई हो गया, गर्मी बहुत है ना, तो से पत्ता भी, लीफ भी गर्म हो गया, अंदर के पार्ट्स भी गर्म हो गए। तो जब भी ट्रांसपिरेशन होगा तो जहां से ट्रांसपिरेट होगा उस जगह को कूल कर देगा, ठंडा कर देगा, क्योंकि वहां से हीट एब्जॉर्ब करके ही तो वो ट्रांसपिरेट होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, और उस जगह को ठंडा कर देगा, कूल कर देगा। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करता है। यहां तक बात क्लियर है। फिर दूसरी बात आती है ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर। कभी पानी का मात्रा ज्यादा भी हो जाए तो ट्रांसपिरेशन से हम उसको बाहर निकाल देंगे, है ना। यानी कि प्लांट क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। जब भी वाटर कंसंट्रेशन कभी क्या हुआ कि बाढ़ आ गया, बाढ़ जैसा स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा सा पानी ज्यादा बन गया प्लांट्स के पास, तो प्लांट ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके पास ज्यादा वाटर हो जाएंगे, और ज्यादा वाटर हो जाएंगे तब भी दिक्कत है। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो ट्रांसपिरेट कर देगा, स्टोमाटा का पोर खोलेगा और लगभग धीरे धीरे जो भी एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेट होकर बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या करता है, एक्सेस वाटर से होने से भी बचाता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं डे और नाइट के प्रोसेस में कि आखिर ये जो ट्रांसपिरेशन है और रूट प्रेशर है ये डे में हो रहा है या नाइट में हो रहा है या कब हो रहा है या कौन सा ज्यादा हो रहा है। तो डे के टाइम सोच के देखो, ट्रांसपिरेशन डे के टाइम ज्यादा होगा या नाइट के टाइम ज्यादा होगा? ट्रांसपिरेशन कब ज्यादा होगा, अरे बोलो, डे के टाइम ज्यादा होगा। क्यों डे के टाइम ज्यादा होगा? क्योंकि डे में है सनलाइट, है ना, डे में क्या है, सनलाइट, और वो हीट होता है, हीट के वजह से जल्दी जल्दी ट्रांसपिरेशन होगा। तो यानी कि डे के टाइम बात करें तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि क्या ज्यादा है, सनलाइट है, सनलाइट के वजह से, है ना, हीट के वजह से यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल क्या होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल ज्यादा, एरो ऊपर का मतलब ज्यादा, ट्रांसपिरेशनल पुल ज्यादा होगा तो क्या कम होगा, रूट प्रेशर कम होगा, रूट प्रेशर कम होगा, रूट प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो दिन के टाइम ट्रांसपिरेशनल पुल ज्यादा, रूट प्रेशर कम। नाइट के टाइम क्या होगा, क्या ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा नाइट के टाइम, बहुत ही कम होगा, वेरी लेस amount of water evaporate so that transpiration
ट्रांसपिरेशनल पुल इज वेरी लेस और नो ट्रांसपिरेशन ऑकर्स, है ना। होगा क्या कि सबसे पहली बात तो सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर जो है इवेपोरेट होगा और इसकी वजह से ट्रांसपिरेशनल पूल जो क्या होगा बहुत ही कम होगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसपिरेशन हो ही ना, तो नाइट के टाइम में ये काम हो रहा है। अगर ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है तो वाटर तो फिर भी अब्सॉर्ब करना है, तो वो कैसे होगा, रूट प्रेशर से होगा। कैसे होगा, रूट प्रेशर। तो इस टाइम नाइट के टाइम रूट प्रेशर क्या होगा, हाई होगा और ट्रांसपिरेशनल पुल लेस होगा। ट्रांसपिरेशनल पुल लेस होगा, है ना, लो होगा। तो रूट प्रेशर क्या हो गया नाइट के टाइम ज्यादा और ट्रांसपिरेशनल पुल कम। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसपिरेशनल पुल रूट प्रेशर ऑपोजिट में रखना है। अगर जहां पर ट्रांसपिरेशनल पुल ज्यादा है तो रूट प्रेशर कम होगा और जहां पर रूट प्रेशर ज्यादा है वहां ट्रांसपिरेशनल पुल कम होगा। तो रात में जब पूरी रात में वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है प्लांट, तो विद द हेल्प ऑफ किससे कर रहा होता है, रूट प्रेशर से ही कर रहा होता है। किससे कर रहा होता है, रूट प्रेशर से ही कर रहा होता है। अब एक काम करो, इस वाले यहाँ पर टॉपिक लिख के ये दोनों तरफ के पॉइंट्स जल्दी से नोट कर लो। हो गया नोट? नोट होने के बाद हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाया फ्लोएम। उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे द प्रोसेस बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन में नेफ्रॉन ही वो यूनिट ऑफ सेल्स है जो कि क्या काम करता है, यूरिन को फॉर्म करता है। उसके बाद हेमोडायलिसिस पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। चैप्टर एंड होने के बाद हम कुछ PYQ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड में आ सकते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है इस बार बोर्ड में तुम्हारा 50% क्वेश्चन बोला है कि कॉन्सेप्चुअल बनाएंगे बबुआ। तो जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने बोला है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर हमारा बात स्टार्ट होता है फ्लोएम से। अब उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द एसेंट ऑफ सैप ड्यूरिंग डे टाइम। कौन सा ऐसा मेजर ड्राइविंग फोर्स है, कौन सा ऐसा मेजर ड्राइविंग फोर्स है जो कि एसेंट ऑफ सैप ड्यूरिंग डे टाइम में ऐसा लगता है। तो अभी बात करेंगे, अभी तो बात की हम कि डे टाइम में सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा लगता है, ट्रांसपिरेशनल पुल। तो इसके लिए क्या सोचने की जरूरत है, नहीं। डे टाइम में ज्यादा सनलाइट तो ज्यादा हीट एनर्जी तो ट्रांसपिरेशनल पुल ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 नंबर। तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में। अब आगे बात करते हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में। किसके बारे में, ट्रांसलोकेशन। तो हमने यहाँ पर फूड के बारे में स्टार्ट कर दिया है। हम जाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं, किस तरह वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। हमने जाइलम के पार्ट्स पढ़े, ट्रैकिड है, वेसल्स है, सारा कुछ पढ़ा है। ट्रैकिड वेसल है, उसमें क्या होता है, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। ट्रैकिड और वेसल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डक्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि क्या करेंगे, वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगे। और दूसरी बात आता है कि इसके चारों तरफ होते हैं क्या लगे हुए, जाइलम फाइबर लगे हुए होते हैं। और ये जो जाइलम फाइबर होते हैं ये क्या काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो वाटर प्रेशर की वजह से फट ना जाए, टूट ना जाए, इसके लिए वो सपोर्ट प्रोवाइड जाइलम फाइबर करते हैं। और एक और कंपोनेंट होता है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा क्या काम करेगा, जाइलम पेरेन्काइमा, कुछ स्टोरेज का काम हुआ, कुछ एक्टिव एनर्जी खर्च करके कुछ काम हुआ, तो वो सारा काम जाइलम पेरेन्काइमा करेगा। क्या यहां तक बात क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्लोएम के बारे में। तो हमें ये बात पता है कि फ्लोएम जो है उसका मेन काम क्या है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना, फूड को। और फूड को यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लीफ से ट्रांसपोर्ट होगा। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, लीफ से लेकर पूरे बॉडी पार्ट्स में, प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट्स में। क्योंकि फूड कहाँ पर बनता है, लीफ में बनता है। कहाँ पर बनता है, लीफ में बनता है। वहां पर जो स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू अंदर गैसेस जाता है,
रुक जाओ, पूरा प्रोसेस सुन लो। स्टोमाटा में प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा से गैस एक्सचेंज होते हैं, गैस अंदर जाते हैं, अंदर वाले सेल्स के पास जाते हैं, वहां पर मेसोफिल सेल होते हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट ही जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, वहां पर बनेगा ग्लूकोज, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बन के आगे फर्दर आगे पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा जहां जहां उसको जरूरत है। तो अब प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगा देखो, तो ट्रांसलोकेशन, अब इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, कि लीफ से लेकर पूरे बॉडी पार्ट्स में, प्लांट के बॉडी पार्ट्स में सारे फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। तो ट्रांसलोकेशन के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फोटो एसिमिलेट। फोटो एसिमिलेट मतलब फोटोसिंथेसिस में जो एसिमिलेट बचा हुआ है, जो प्रोडक्ट बना है, उसी को क्या बोल रहे हैं, फोटो एसिमिलेट। यानी कि जो ग्लूकोज है, क्या उसको फोटो एसिमिलेट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस हुआ था तब जाकर वो बाय प्रोडक्ट में ग्लूकोज बना था। याद आया, जब फोटोसिंथेसिस हुआ था तब जाकर बाद में क्या बना था, ग्लूकोज बना था। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, फोटो एसिमिलेट। तो द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फोटो एसिमिलेट फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वाया फ्लोएम, किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। यहां तक बात क्लियर है। तो यानी हम जान रहे हैं कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, बाई डायरेक्शनल है। क्या है, बाई डायरेक्शनल। जाइलम क्या था, यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट। लेकिन अगर फ्लोएम की बात करें तो ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। क्या यहां तक बात क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है, हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ठीक है, हमने ये समझ लिया। अब यहाँ पर फ्लोएम जो है वो किस किस पार्ट से भरा होगा वो हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले इस वाले पार्ट को जल्दी से नोट कर लो। सबका हो गया नोट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब हम समझ लेते हैं एक बार अच्छे से, कि जब प्लांट हमने बनाया, एक प्लांट हमने बनाया, क्या बनाया, एक प्लांट बनाया, थोड़ा अच्छा सा प्लांट बनाया। बच्चा वाला ड्राइंग जो है, बचपन में ऐसे ही प्लांट बनाया करते थे, बहुत ज्यादा बचपन में। तो ये जो प्लांट बनाया, यहां पर इसमें लीफ है, क्या है, क्या है, लीफ है, बहुत सारा यहाँ पर लीफ प्रेजेंट रहता है। अब लीफ में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है वो हर जगह ट्रांसपोर्ट होगा। क्या उसको नीचे वाले सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, अरे बिल्कुल है। अगर नीचे वाला सेल लिविंग है तो उसको भी ग्लूकोज की जरूरत है, तो नीचे वाले सेल्स के पास भी ग्लूकोज है। क्या ऊपर वाले सेल्स के पास लिविंग है, अगर वो सेल लिविंग है, क्या उसको ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, हाँ उसको भी जरूरत है। तो यहां से फूड निकलेगा, ऊपर भी ट्रांसपोर्ट होगा और नीचे भी ट्रांसपोर्ट होगा। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो इस वाला फिगर को भी बना लो अच्छे से, है ना, और वहां पर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट भी के बारे में भी लिख लो। तो यहां तक बात क्लियर हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लो। हो गया सर, हो गया नोट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर फ्लोएम का बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम के बारे में जब बात करते हैं तो फ्लोएम का 4 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, 4 पार्ट्स होता है। सबसे पहला होता है सीव ट्यूब, दूसरा क्या होता है, कंपेनियन सेल, तीसरा क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा होता है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब तुम सोचो, इसमें से सबसे पहले हमने तुमसे पूछा कि बताओ इसमें से डेड सेल कौन होगा, फ्लोएम फाइबर। जब भी फाइबर आया वो क्या होगा, हमेशा डेड सेल होगा। तो ठीक है, ये कैसा सेल होगा, डेड सेल होगा। अच्छा बताओ, इसमें से लिविंग सेल कौन होगा, तीनों, हाँ बाकी सब, है ना, सब होगा। तो पैरेन्काइमा नाम देखते ही लिविंग सेल कर लेंगे। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हमको, कंपेनियन और सीव ट्यूब, ये भी क्या होता है, लिविंग सेल होता है, ये भी क्या होता है, लिविंग सेल होता है। अरे